नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह के करंट अफेयर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले एपिसोड में पहले सप्ताह के करंट अफेयर के अंतर्गत 50 प्रश्न हमने किए थे। आगे के प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, बढ़िया प्रश्न हैं। व्याख्या भी करने की कोशिश करेंगे जिसमें काम के वो सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाए जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ में आप इन चीज़ों को सीखते चलें, हल्का उनका नोट करते चलें। बिना कॉपी पेन के कोई पढ़ाई नहीं होती है। जब आप कॉपी पेन लेके बैठते हैं तो आप थोड़ा बहुत लिखते रहते हैं और जब लिखते हैं तो आपको याद होता रहता है। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। और लगभग 55 प्रश्नों के आसपास इस एपिसोड में प्रश्न हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो 51 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 25 आधार यानी बेस पॉइंट बढ़ा के कितने प्रतिशत कर दिया? तो अभी तक ये 6.25% था। जब भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति अपनी बदलता है या कुछ उसमें फेरबदल होता है तो उसमें रेपो रेट में चेंजेस होते हैं और इसमें बेसिस पॉइंट में चेंज किए जाते हैं। बेसिस पॉइंट में इसमें चेंज किए जाते हैं, यानी कि इसमें अगर मान लीजिए कि 6.25 था और इससे बढ़ा के 6.5 किया गया तो एक पॉइंट बढ़ने में 100 बेसिस पॉइंट होते हैं। तो अगर 0.25 बढ़ा है यानी कि 25 बेसिस पॉइंट ये बढ़ा है, आधार अंक इसको बोलते हैं। तो अभी 6.5% इसको कर दिया गया है। अब जब रेपो रेट बढ़ जाएगा तो रेपो रेट बढ़ने से उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? रेपो रेट बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? इसको जरा कमेंट करके आप बताइएगा। रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है, रेपो रेट घटने से और बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला नगर निगम, भारत का यहाँ पे बात हो रही है। वाराणसी, इंदौर, लखनऊ और हुबली, धारवाड़, ये दिए हुए हैं आपके सामने विकल्प। तो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला भारत का जो पहला नगर निगम है वो इंदौर बन गया है। वैसे भी आप गैस करके भी इसको कर सकते हैं। और ग्रीन बॉन्ड 10 से 13 फरवरी तक यहाँ पर खोला गया और इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसको सूचीबद्ध करने की भी बात की गई है। और ये क्योंकि पहला है इसलिए आपसे पूछा जा सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय नौसेना वर्तमान में किन दो विमान वाहकों का संचालन करती है? तो आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य। तो दो का करती है, इसमें क्या यही दोनों शामिल हैं या इनमें से कोई एक शामिल है या क्या है, ये आपको बताना है। स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान की अभी आईएनएस विक्रांत पर लैंडिंग कराई गई थी। आईएनएस विक्रांत पर जब लैंडिंग हुई तो ये चर्चा हुई कि भारतीय नौसेना किन दो विमान वाहकों का संचालन करती है। तो ये दोनों विमान वाहक है, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य, जिनका संचालन भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। पहला और दूसरा दोनों सही है। जो हल्के लड़ाकू विमान नौसेना में है, मिग-29 जो विमान लड़ाकू विमान है, ये भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर अभी लैंड कराए गए। तो आईएनएस विक्रांत के बारे में एक तथ्य ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला विमान वाहक पोत है जो स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। और पहली बार एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप विमान का परीक्षण अभी इसमें किया गया है कि वो सही से लैंड कर पाता है या नहीं कर पाता है। भारतीय नौसेना आईएनएस विक्रांत पर 12 मिग-29 के लड़ाकू विमानों का उपयोग करने की भी योजना बना रही है और इससे हमारी जो सैन्य व्यवस्था है वो मजबूत होगी। शिक्षा मंत्रालय ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में किस राज्य से पीएम पोषण योजना के कार्यान्वयन के विशेष ऑडिट की मांग की है? तो किस राज्य से ऐसा कहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ये सारी, भाई शिक्षा मंत्रालय, यहाँ जो बात हो रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की शिक्षा मंत्रालय की बात हो रही है। 3 वित्तीय वर्षों में पीएम पोषण योजना का कार्यान्वयन कैसा किया गया उसकी ऑडिट कराने की बात हो रही है। जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट होगी वहां पर तो ऐसा होगा नहीं। पश्चिम बंगाल से, भाई यहाँ बिहार में भी नहीं है ठीक है, लेकिन पश्चिम बंगाल से कुछ खास नाराजगी रहती है।
तो इसको एलिमिनेट करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, गुजरात वैसे भी आप निकाल सकते हैं। पश्चिम बंगाल में पीएम पोषण योजना के धन के दुरुपयोग की रिपोर्ट अभी मांगी गई है, क्योंकि जो दीदी हैं उनका जो रवैया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति या मोदी जी के प्रति सही नहीं रहता है। प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम सफलता प्रदर्शित करने के लिए एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 किसने जीता है? क्षेत्र क्या है? प्रतिभा विकास। और ये पुरस्कार का नाम क्या है? एटीडी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023। ये पुरस्कार जीता है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने 2023 का, एनटीपीसी जिसको आप बोलते हैं, एनटीपीसी ने ये पुरस्कार जीता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। कई बार आप एनटीपीसी ही कहा करते हैं, तो जब बारी आती है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड की तो आप सोचने लगते हैं कि अरे ऐसा, मतलब इसका नाम ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए बात ये होती है कि जब आप पेपर पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान कितना उसमें है। अगर ध्यान आप उस पर दे रहे हैं तब तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कभी भी जब पेपर पढ़िए तो बहुत कूल होके पढ़ा करिए। भारत में विद्युत उत्पादन की सबसे बड़ी कंपनी अगर आपसे पूछा जाए तो एनटीपीसी है। 1975 में यह स्थापित हुई थी। पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। कभी भी पूछा जाए मुंबई मत टिक कीजिएगा। तो इसने ये पुरस्कार जीता है। कौन सा ऐप विदेश में यूपीआई भुगतान की अनुमति देने वाला भारत का पहला फिनटेक बन गया है? विदेशी भुगतान, विदेश में जाके भी आप भुगतान कर सकते हैं। कौन सा ऐप है जिसने ऐसा किया है? तो विदेश भारत का पहला फिनटेक, यानी कि बाहर जाके भी अब आपको एक्सचेंज नहीं, कुछ विनिमय नहीं कराना पड़ेगा। जैसे आप पैसे रुपए लेके जाते थे तो आप यूरोपियन कंट्री में जाए तो यूरो, आप अमेरिका में जा रहे हैं डॉलर, ऐसे कुछ नहीं। अब डायरेक्ट आप फोन पे से भुगतान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया पहल है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 डिजिटल भुगतान उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? अब जाएगा था लेकिन ये किया गया, आप कर लीजिए इसको। कहाँ पर किया गया डिजिटल भुगतान उत्सव? आप देख रहे हैं इधर एक बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है कि लोग अब फिजिकल वैलेट की जगह डिजिटल वैलेट रखना पसंद कर रहे हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सब में पैसा होता है, यूपीआई से भुगतान आप करते हैं। तो नई दिल्ली में अभी डिजिटल भुगतान उत्सव मनाया गया है, इसका आयोजन किया गया है और G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप इवेंट के शहरों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल भुगतान उत्सव बनाने की योजना ये बनाई गई थी। और G20 का आयोजन क्योंकि भारत में हो रहा है तो पूरे भारत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्यक्रम अब आप पाएंगे जो चलते रहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस FAO स्टेट इसको बोलते हैं, उसके द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है 2021 और 22 के आंकड़ों के आधार पर कि कुल दुग्ध उत्पादन में 24% का योगदान देकर भारत जो है वो प्रथम स्थान पर है। 24%, एक चौथाई लगभग दूध भारत में उत्पादित होता है पूरे विश्व का। और दूसरे स्थान पर आपका अमेरिका आ जाता है और थर्ड स्थान पे चाइना है। तो भारत, अमेरिका, चाइना, इन तीनों स्थानों को ध्यान में रखिएगा। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 की विजेता है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? ये 3 किताबें इसमें होंगी जो शामिल हैं, उनके राइटर्स के नाम भी दिए हैं। नाउ यू ब्रीथ, ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड एब्यूज, ये राखी कपूर की किताब है। हाउ टू लिव योर लाइफ, रस्किन बॉन्ड की है। उर्वी, राजीव कुमार दुबे की है। अस्मिता का संघर्ष, शशि थरूर की है, लेकिन ये इसमें शामिल नहीं है। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 की विजेताओं में गौर गोपाल दास भी हैं, एनर्जी इज योर माइंड, ए मोकन्स गाइड टू माइंडफुल लिविंग। नमिता थापर भी हैं, द डॉल्फिन एंड द शार्क स्टोरीज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। जेके रॉलिंग, फैंटास्टिक बीट्स, सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर। और जेफ किनी, डायरी ऑफ ए विमिवेट डायपर ओवरलोड। तो ये भी विजेता इसके रहे हैं। ठीक है, तो ये सब किताबें चर्चा में रही हैं। मुख्य तौर पर आपसे पूछा जा सकता है कि इन किताबों के लेखक कौन है, तो इसी बहाने आपने पढ़ लिया। किस ऑपरेशन के तहत भारत भूकंप प्रभावित तुर्की को, तुर्की का नाम अब तुर्की है, तुर्की में जब भूकंप आया तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो तो हजारों में दिखाए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सारे आंकड़े आपके सामने नहीं होते हैं।
बहुत बार सारे आंकड़ों को देना संभव भी नहीं होता है और कई बार आंकड़े छुपाए भी जाते हैं, रोके जाते हैं, जिससे कि लोगों को थोड़ी सी एक राहत मिली रहे, क्योंकि वो आंकड़े देने से और समस्याएं बढ़ेंगी। तो भारत ने भी इसमें मदद की, लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग तबाह हुए हैं, तो भारत ने राहत आपूर्ति उपकरण और कर्मियों को यहाँ से भेजा कि जाके वहाँ पे मदद करें। तो ये ऑपरेशन कौन सा था, इस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो ये ऑपरेशन था दोस्त, ऑपरेशन दोस्त इसका नाम रखा गया। वहाँ पे भूकंप आया, भूकंप के बाद कुछ क्षेत्रों में बाढ़ भी आ गई थी, बहुत समस्या हो गई थी। 99 चिकित्सा विशेषज्ञ यहाँ से गए थे। 30 बिस्तरों वाली चिकित्सा सुविधा एक स्थापित करने का वहाँ पे इन लोगों ने पूरा प्रयास किया भी। वेंटिलेटर, ऑपरेशन थिएटर, वाहन, एम्बुलेंस, जनरेटर, एक्सरे मशीन, सब कुछ यहाँ से लेके गए थे। तुर्की में इससे पहले देखी जाए तो 1939 में एक आपदा आई थी। 1939 के बाद में 2023 में अब आपदा आई है जो इतनी बड़ी है। एनडीआरएफ की टीमें भी यहाँ से गईं और वहाँ पे राहत और बचाव कार्य में तुर्की की मदद की। किन दो मुख्य न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया है? ये दोनों लोग अभी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे। इसमें एक थे राजेश बिंदल। राजेश बिंदल जी जो हैं ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और दूसरे थे अरविंद कुमार जी, ये गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इन दोनों लोगों को सुप्रीम कोर्ट में यानी कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला कौन सा पहला फिनटेक ऐप बन गया है? वो प्रश्न दूसरा था, फोन पे वाला जो था वो। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये रुपे क्रेडिट कार्ड के बारे में कह रहा है कि कौन सा फिनटेक है जो यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो ये है मोबीक्विक। कौन सा है? मोबीक्विक। रुपे क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट ये करेगा। नॉर्मली आप देखेंगे, जब आप कार्ड देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है वीज़ा, रुपे, ये सब कार्ड होते हैं ना, तो रुपे कार्ड को सपोर्ट ये अभी तक नहीं करता था। ठीक है, तो मोबीक्विक जो है ये भारतीय भुगतान सेवा प्रदाता कंपनी है, 2009 में स्थापित हुई थी। बिपिन प्रीत सिंह और उपासना टाकू, बिपिन और उपासना, इन दोनों लोगों ने मिलके इसको शुरू किया था। उपासना टाकू, ये आपकी मोबीक्विक जो कंपनी है उसके ये संस्थापक हैं दोनों लोग, इन्होंने स्थापित किया था। 10 फरवरी को मनाए गए विश्व दलहन दिवस 2023 की थीम क्या है? सतत भविष्य के लिए दलहन। जो दाल होती है उसमें प्रोटीन बहुत होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में निर्णय लिया था कि 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाया जाएगा, और ये प्रस्ताव जब रखा गया था तो बुर्किना फासो ने ये प्रस्ताव रखा था। बुर्किना फासो, आप जब अफ्रीका में जाएंगे तो इधर पश्चिमी अफ्रीका में एक देश पड़ता है, इस जगह पे मिलेगा बुर्किना फासो। लैंडलॉक कंट्री है यहाँ पर, ये लैंडलॉक कंट्री के तौर पर आपको दिखेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में दलहन को का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया था। वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दलहन को माना जाता है। हर देश में लगभग ये मिलते हैं। इनको लेग्यूम्स भी कहा जाता है। प्रोटीन का समृद्ध स्रोत होती हैं, वसा बहुत कम होती है, फाइबर से भरपूर होती हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने में काम करती हैं, रक्त शर्करा के नियंत्रण में मदद करती हैं, मोटापे से लड़ने में मदद करती हैं, डायबिटिक लोगों के लिए बड़े फायदेमंद हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण जो मिट्टी की उर्वरता है उनको बनाए रखने में मदद करती है। और क्या चाहिए? 9 फरवरी को 2 दिवसीय अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक का आयोजन कहां पर हुआ? अर्बन 20 सिटी शेरपा जो G20 के सम्मेलन चल रहे हैं उसी के अंतर्गत भारत अध्यक्षता कर रहा है, तो गुजरात में G20 के अंतर्गत ये अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक भी हुई थी। तो ये कहाँ पर हुई? ये गुजरात में हुई। ठीक है, स्टेट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, तो गुजरात में ये हुई है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दें। इसरो द्वारा लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 की दूसरी विकासात्मक उड़ान के अंतर्गत किन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया? तो ये जो
अभी उड़ान रखी गई है, दूसरी विकासात्मक उड़ान है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है ये पूछा जा रहा है। श्रीहरिकोटा से ये उड़ान भरी गई और SSLV-D2 की ये उड़ान रही। प्रक्षेपण यान का नाम है SSLV-D2। 3 उपग्रह EOS-07, जानूस 1 और आजादी सैट-2, ये तीनों के तीनों उपग्रहों को इसमें लेके जाया गया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तीनों उपग्रह ये प्रक्षेपित किए गए हैं। ठोस ईंधन के द्वारा संचालित 3 चरण वाला ये जो उपग्रह यान है ये 3 चरण वाला है और इसमें सॉलिड फ्यूल का उपयोग किया गया है। और 10.2 किलोग्राम वजनी उपग्रह जानूस फर्स्ट था जिसको लेके जाया गया। EOS-07 का वजन ज्यादा था, 156.3 किलोग्राम, और जो आजादी सैट है ये 8.7 किलोग्राम का है। आजादी सैट चेन्नई के कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा 750 लगभग स्टूडेंट शामिल होकर इसको बनाए हैं, और अंतरिक्ष सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के द्वारा बनाया गया है जानूस, और ये जो है ये इसरो के द्वारा EOS बनाया गया है। इसका डेवलपमेंट किया है इसरो ने। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के तहत जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन आयोजित करने वाला पहला जिला था। प्रदेश लेवल पर जब यह हुआ तो जिलों में भी इसका आयोजन किया गया। जैसे यहाँ पर हुआ है उसके जस्ट बाद प्रदेश स्तर के संपन्न होने के बाद में जिले स्तर पे भी ये आयोजन किया गया निवेश को आकर्षित करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में बाराबंकी ऐसा पहला जिला रहा जिसने निवेशक सम्मेलन आयोजित किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो स्टेट का करंट अफेयर पूछा जाता है स्टेट करंट अफेयर के लिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जिला स्तरीय निवेशक में बाराबंकी वैसे पहला जिला था, और सबसे ज़्यादा जो निवेश आया उसमें झांसी को सबसे ज़्यादा निवेश मिला। अगर निवेश की मात्रा की बात करें तो झांसी को सबसे ज़्यादा निवेश मिला 1.84 लाख करोड़ रुपए। सेकंड नंबर पर कानपुर था, और फिर लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। प्रदेश स्तर का आयोजन लखनऊ में हुआ तो पूरे प्रदेश की बात है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हुए तो उसमें झांसी में सबसे ज्यादा निवेश हुआ। भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय प्रत्यानयन प्रणाली हाल के ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में किस स्थान पर है? तो जो भारत की प्रत्यानयन प्रणाली है, राष्ट्रीय प्रत्यानयन प्रणाली, ये 5वें स्थान पर है। भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की जो राष्ट्रीय प्रत्यानयन प्रणाली है उसकी बात की जा रही है, ये 5वें स्थान पर है। और वैसे 2020 में देखा जाए तो ये 9वें स्थान पे था, अब 5वें स्थान पर आ गया है। अगला जो प्रश्न है, किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्फिंग रोबोट लॉन्च किया है? बीमारियों का पता लगाने के लिए रोबोट, तो स्निफिंग रोबोट इजराइल ने लॉन्च किया है। ये सूंघ भी सकता है, सेंसर से लैस है। सूंघने वाला रिमोट, स्निफिंग का मतलब सूंघने वाला रिमोट, इसका मतलब है सूंघने वाला रिमोट, जो इसमें सूंघने की क्षमता हो। बीमारी का पता लगाने के लिए इसमें सूंघने की क्षमता है, और ऐसा कहा जाता है कि टिड्डियों के एंटीना का उपयोग इसमें किया गया है, क्योंकि टिड्डियां जो होती हैं उनमें सूंघने की क्षमता जो है वो ज्यादा होती है, संवेदनशीलता ज्यादा होती है, और गंध को पहचानने की क्षमता उसमें होती है। तो रोबोट विभिन्न प्रकार की गंधों का पता लगा सकता है। मशीन लर्निंग मशीन उसमें लगाई गई है, और हर गंध के लिए अलग अलग अनूठा गंध होता है, तो रोबोट की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली उसको पहचान लेती है, उस हिसाब से रिजल्ट देती है। इजराइल ने ऐसा किया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित राजा राममोहन राय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो डॉक्टर ABK प्रसाद को चुना गया है। ABK प्रसाद ये जो चुने गए हैं, ये आंध्र प्रदेश की सभी पत्रिकाओं के संपादक होने का इनको अनूठा सम्मान भी मिल चुका है, और इनका नाम पूरा है डॉक्टर एनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद। आंध्र प्रदेश के राजभाषा आयोग के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं।
और 28 फरवरी को ये पुरस्कार इनको 2023 में ही प्रदान किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किस वायरस के कारण पेरू में 585 समुद्री शेरों और 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हो गई? 585 शेर और ये पेरू में मरे हैं और इनसे लगभग 55,000 जंगली पक्षी भी मर गए, नहीं रहे। तो इन्फ्लुएंजा AH5N1 यानी कि AH5N1 जो वायरस है उसी के कारण से ऐसा हुआ है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एक इसमें और था H7N9, ये दो वायरस थे लेकिन इसमें एक ही दिया है, इन दोनों को याद कर लीजिएगा। श्वसन संक्रमण से जुड़े हुए ये वायरस होते हैं, बहुत तेजी से संक्रमण हो जाता है फेफड़ों में, सदमा लग के भी मृत्यु हो जाती है, ऐसा इसमें पाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया से निपटने के लिए कितने राज्यों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश में भी ये अभियान चल रहा है, मैसेज आपके मोबाइल पे आया होगा और आप इस दवा को ले सकते हैं। फाइलेरिया से निपटने के लिए ये अभियान है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, MDA इसको बोला जा रहा है, MDA। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ इसमें 6 राज्य और हैं, तो 7 राज्यों में ये शुरू किया गया है। कितने राज्यों में? तो टोटल 7 राज्यों में ये शुरू किया गया है। जो फाइलेरिया है एक पैरासाइट डिजीज होता है। कैसा डिजीज है? पैरासाइट डिजीज है। निमोटोड वार्म्स, निमोटोड कीड़े होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये फैलता है। हाथी पांव का नाम आपने सुना है? हाथी पांव के नाम से भी इसको जाना जाता है। संक्रमित मच्छरों के द्वारा फैलता है, तेजी से इसमें धीरे धीरे लक्षण जब फैलते हैं तो तीव्र और जीर्ण लक्षण पैदा कर देता है ये। अफ्रीका और एशिया 2 ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जहां पर ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। वैसे 8 प्रकार के निमेटोड हैं जो मानवों को निशाना बनाते हैं। 8 प्रकार के फाइलेरिया के निमेटोड हैं। दुनिया का पहला स्नैपड्रैगन सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? एक कंपनी है क्वालकॉम टेक्नोलॉजी, इसने स्नैपड्रैगन सैटेलाइट लॉन्च किया है और ये दुनिया का पहला सैटेलाइट है। स्मार्टफोन के लिए दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2 वे सक्षम मैसेजिंग समाधान है ये, और इसे क्वालकॉम ने इरिडियम इंक के साथ मिलकर तैयार किया है। तो यहां पर क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज का नाम याद रखिएगा। 11 फरवरी राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? 11 फरवरी को किया गया है और ये किया गया है नई दिल्ली में। बहुत बढ़िया प्रश्न नहीं है लेकिन ठीक है, ऐसे ध्यान रखिए। राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी है, उसका नाम रखा गया था अमृत पैक्स। तो अमृत पैक्स का आयोजन कहां पे किया गया? नई दिल्ली में। 13 फरवरी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन, तो ये विश्व स्तर की बात हो रही है, दुबई में इसका आयोजन किया गया है और इसका विषय था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, फ्यूचर गवर्नमेंट, ये इसकी थीम आप कह सकते हैं या इसका विषय था। किसे आउट करने के बाद भारतीय स्पिनर R अश्विन 450 टेक विकेट तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए? पहले जो गेंदबाज थे वो कौन थे और ये दूसरे बने हैं? तो ये जो है एलेक्स कैरी, 9 फरवरी को वार्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच में एलेक्स कैरी को आउट करने के बाद R अश्विन जो है ये दूसरे सबसे तेज गेंदबाज बने हैं। 450 टेस्ट विकेट तक पहुंचने वाले एलेक्स कैरी को आउट किया था इन्होंने। 89 टेस्ट में ये मुकाम इन्होंने हासिल किया है और मुथैया मुरलीधरन ने 80 टेस्ट में, ये मुथैया मुरलीधरन ने 80 टेस्ट में इसको हासिल किया था, पहले वही थे। और इसके पहले अश्विन ने 450 विकेट लेने का भारतीय रिकॉर्ड भी तोड़ा है। अनिल कुंबले के पास ये रिकॉर्ड हुआ करता था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, UNGA ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस वर्ष घोषित किया? 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय
जो दिवस महिलाओं और लड़कियों को मनाया जाता है वो किस वर्ष घोषित किया, जब से ये मनाया जाता है? तो अभी 2023 का 11 फरवरी को मनाया गया है, 8वां संस्करण इसका मनाया गया है। अब 8वां संस्करण था तो घोषणा इसकी हुई थी 2015 में, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 में ये 8वां मनाया गया है। 15 में इसकी घोषणा हुई थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष के अप्रैल से दिसंबर तक आईआईपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें अप्रैल से दिसंबर तक आईआईपी में 5.4% की वृद्धि हुई है। और ये 5.4% की जो वृद्धि है ये अप्रैल से दिसंबर तक का ये समय लिया गया है उसमें है। हो सकता है कभी आपसे ये पूछा जाए, वैसे मुश्किल है। भारत की एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग 112वें स्थान से किस स्थान पर आ गई है? एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग, एविएशन के मामले में भारत की जो सेफ्टी है, तो 112वें स्थान से भारत 55वें स्थान पर पहुंच गया है, 55th। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यानी बहुत बड़ा सुधार हुआ है भारत की एविएशन सेफ्टी में। इस आंकड़े को माने तो भारत की जो नागरिक उड्डयन प्रणाली है ये सेफ है, ये चीज को दर्शाता है। लेकिन अभी भी 55वें स्थान पे, और सुधार हो जाएगा धीरे धीरे। 112 से 55 तक का ये छलांग इसने लगाया है, लगभग जस्ट हाफ पे आ गया, हाफ से भी अच्छा। क्वाड देशों ने एक सार्वजनिक अभियान क्वाड साइबर चैलेंज लॉन्च किया। इस अभियान में दिए गए देशों में से कौन सा देश शामिल नहीं था? क्वाड साइबर चैलेंज होगा तो क्वाड में कौन कौन से देश हैं वही पूछे जा रहे हैं। इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। यहां पे रूस नहीं है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो रूस इसमें शामिल नहीं हुआ है, क्वाड साइबर चैलेंज में रूस शामिल नहीं हुआ है, बाकी ये शामिल हुआ। अभी ये चल रहा है, 10 अप्रैल तक ये चलेगा, 10 अप्रैल 2023 तक। और ये जो साइबर चैलेंज है ये जो भी शैक्षिक संस्थान है, छोटे व्यवसाय हैं, बुनियादी जो साइबर सुरक्षा है उनके बारे में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। पॉप संगीतकार वर्ट वछराव का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस देश से संबंधित थे? वर्ट वछराज, इनका नाम था वर्ट वछराज। ये अमेरिकी पॉप संगीतकार थे। अभी 94 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और मिसौरी जो प्रांत पड़ता है वहीं पर इनका जन्म हुआ था। 8 ग्रैमी, 3 ऑस्कर, 2 गोल्डन ग्लोब, 1 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये जीत चुके थे। बाकी छोटे मोटे तो बहुत सारे पुरस्कार इन्होंने जीता होगा। किस ड्रोन डिलीवरी कंपनी ने स्काई यूटीएम मानव रहित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली को विकसित किया है? मानव रहित हवाई यातायात प्रणाली, अभी नितिन गडकरी महोदय ने दुनिया में सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली के बारे में बात की और स्काई यूटीएम का अनावरण किया और बताया कि यही है वो सबसे। प्रति घंटे 4000 उड़ानें और प्रतिदिन 96,000 उड़ानें संभालने में सक्षम है स्काई यूटीएम। हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली है, कैसे उसको प्रबंधन किया जाए, मानव रहित है, सारा कंप्यूटराइज है। तो एक गुरुग्राम स्थित ड्रोन डिलीवरी कंपनी है स्काई एयर मोबिलिटी, तो स्काई एयर मोबिलिटी ने यह कर दिखाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ अग्रिम भुगतान निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पीएसयू कौन सा है? पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी सीबीडीटी के साथ एपीए समझौता करने वाला पहला कौन है पीएसयू? तो यह है गेल इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया लिमिटेड ऐसा करने वाला पहला पीएसयू है। गेल क्या काम करता है जरा बताइएगा? गेल इंडिया जो लिमिटेड है वो क्या काम करता है? गेल ESCAPADE अनुबंध के संदर्भ में सत्य कथन पहचानिए।
ये कौन सा अनुबंध है भाई? ESCAP-ADE, ये अनुबंध। पहला स्टेटमेंट है एक ट्विन स्पेस क्लास डी मिशन है। दूसरा है इसका फुल फॉर्म स्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनेमिक्स एक्सप्लोरर्स है। तो दूसरा तो बिल्कुल सही है, इसका फुल फॉर्म ही ये दिया हुआ है। और ये एक ट्विन स्पेसक्राफ्ट क्लास डी मिशन है। यह मंगल के अद्वितीय हाइब्रिड मैग्नेटोस्फीयर के माध्यम से सौर पवन ऊर्जा के स्थानांतरण का अध्ययन करेगा। तो ट्विन स्पेसक्राफ्ट डी मिशन है ये। दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 16 जनवरी से 14 फरवरी तक भारत अमेरिका संयुक्त आतंकवाद निरोधी संगठन अभ्यास तरकस का छठा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? भारत अमेरिकी संयुक्त आतंकवाद निरोधी अभ्यास है, इसका नाम है तरकस। इसका छठा संस्करण आयोजित किया गया। तो ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है चेन्नई में। तरकस कौन कौन है इसमें? इंडिया एंड यूएसए। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। वर्ष 2023 की थीम क्या रखी गई? तो इसकी थीम जो रखी गई है वह है रेडियो एंड पीस। 13 फरवरी को मनाया जाता है। सम्मिलित करने में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। थीम रेडियो एंड पीस है, ये ध्यान रखना है आपको। दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। और इस कार्यक्रम की जो मेजबानी है वो G20 सचिवालय के सहयोग से की गई, जो कार्यक्रम बनाया गया है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 1386 किलोमीटर है। ये सबसे लंबा होगा। और अभी 12 फरवरी को राजस्थान के दौसा से 246 किलोमीटर के दिल्ली दौसा लालसोट खंड है, उसका अभी उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। दिल्ली से जयपुर की यात्रा पहले 5 घंटे लगते थे, अब केवल 3.5 घंटे में हो पाएगी। 1.5 घंटे इसमें कम हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। और पहले दूरियां ज्यादा हुआ करती थी, अब इसको दिल्ली और मुंबई के बीच में ये यात्रा को ये कम कर देगा। 1242 किलोमीटर दोनों के बीच में यात्रा रह जाएगी। पहले 1424 किलोमीटर हुआ करती थी और पहले 24 घंटे लगते थे, अब 12 घंटे लगेंगे। पहले 24 घंटे लगते थे, अब आप 1242 किलोमीटर रहेगी दूरी दिल्ली और मुंबई। ये तो एक्सप्रेसवे की लंबाई है, ज्यादा हो सकती है। दिल्ली से मुंबई के बीच में ये 1242 किलोमीटर की दूरी आप 12 घंटे में तय कर लेंगे, ऐसा एक्सप्रेसवे होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, ये साइप्रस के राष्ट्रपति बने हैं, प्रेसिडेंट। चक्रवात ग्रेवियल के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी ने इसका नाम ग्रेवियल रखा है। और दूसरा इसमें दिया हुआ है कि ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसकी श्रेणी 3 है, गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अंतर्गत आता है। और इसमें जो हवा की गति होती है, ताकत जो है वो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, कम से कम। तो कम से कम 140 नहीं है, 118 होती है जहां तक मुझे याद है। हाँ सही है, 118। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। इसका नाम ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी ने रखा है। राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? किसकी जयंती होती है जो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? 13 फरवरी को, वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले, ऐसे याद रहेगा आपको। सरोजनी नायडू जी की ये जयंती होती है। और महिला अधिकारों की स्थापना के लिए सरोजनी नायडू जी ने बहुत सारा एफर्ट, पूरा योगदान दिया था, पूरी जिंदगी अपनी इसी सब में लगा दी। नायडू जी का जन्म, सरोजनी नायडू का, हैदराबाद में हुआ था। और देशभक्ति कवित्री, देशभक्त भी थी, अपनी देशभक्ति के लिए भी जानी जाती हैं, कविताओं के लिए जानी जाती हैं। और इनको भारत की कोकिला कहा जाता है। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और भारतीय महिला जो पहली बार कोई अध्यक्ष बनी थी वो यही थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। 13 फरवरी को एरो इंडिया शो के 14वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किया?
तो ये अब की बार का जो शो है वो बेंगलुरु में हो रहा है, एयर इंडिया शो 2023 बेंगलुरु में, वहीं होता ही है। 5 दिवसीय ये आयोजन था। द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये इस बार का विषय था, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। और इस बार ये 14वां संस्करण था। पीएम ने जो उद्घाटन किया 14वें संस्करण का, 13 फरवरी को उद्घाटन किया। इसमें 98 विदेशी पार्टिसिपेंट भी थे। मेड इन इंडिया, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ध्रुव मार्क 3 और 4, इन सब को विशेष रूप से इसमें प्रदर्शित किया गया। 11 से 19 फरवरी 2023 राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये आयोजन संस्कृति महोत्सव है, राष्ट्रीय आयोजन हुआ है मुंबई में। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, यही थे उस समय जब ये आयोजन हुआ था। जब आप पेपर देने जाए तो उस समय राज्यपाल एक बार चेक कर ले, कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। अल जामिया तुस सैफियाह अरबी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? अल जामिया तुस सैफियाह अरबी अकादमी, तो इसका उद्घाटन जो किया गया है वो मुंबई में किया गया है। कहां पर? मुंबई में किया गया है। भारत की पहली फार्मूला ई रेस मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली ई रेस मेजबानी अभी होने जा रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, तो उन्होंने अभी इसको हरी झंडी दिखाई है पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी के साथ, और ये हैदराबाद में हो रही है। भारत की पहली फार्मूला ई रेस है, हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट जो है वहीं पर हो रही है। और हैदराबाद प्रमुख इलेक्ट्रिक कार रेस की मेजबानी करने वाला पहला भारतीय शहर हो गया है। और दुनिया में भी बहुत शहर नहीं है, दुनिया का ये तीसरा शहर है। फर्स्ट ऑफ इंडिया, 13th ऑफ वर्ल्ड, तीसरा शहर, तीसवां शहर है, तीसरा नहीं तीसरा, तीसवां, तीसरा नहीं तीसवां, 29 शहर अभी तक थे ऐसे जिन्होंने मेजबानी की थी इलेक्ट्रिक कार रेस। किस देश की पीएम नतालिया ग्वारिलिता ने 10 फरवरी को इस्तीफा दे दिया? 10 फरवरी को इन्होंने इस्तीफा दिया है। रोमानिया, मोल्दोवा, यूक्रेन। पूर्व सोवियत गणराज्य में समर्थन की कमी अपने इस्तीफे का कारण इन्होंने बताया है। मोल्दोवन प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, और ये जो फिर उसके बाद में मोल्दोवन प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद में वहां, बाद की बात तो छोड़िए, पहले क्या हुआ था 2021 में, यहाँ पे ये पार्टी जो इनकी थी उन्होंने बहुमत प्राप्त किया था, ठीक है ना। बाद की बात अभी इसमें नहीं है, सॉरी। तो ये कहाँ की थी? मोल्दोवा की। मोल्दोवन पीएम मतलब मोल्दोवा की पीएम। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। चिसिनाउ इसकी राजधानी है। इसकी राजधानी क्या है? चिसिनाउ। सोवियत संघ से ये 1991 में स्वतंत्र हुआ था। 1994 में फिर इसने अपना संविधान बनाया था। एक संसदीय गणतंत्र है, यहाँ पे प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तो अभी इन्होंने इस्तीफा यहां से दे दिया है, ठीक है। पूर्व सोवियत गणराज्य में समर्थन की कमी का हवाला इन्होंने दिया। किसे आइवरी कोस्ट की राजधानी यामोस्क्रो में फेलिक्स होपेट-बोगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पुरस्कार का नाम है होपेट-बोगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार, और ये जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया है। फेलिक्स होपेट-बोगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको दिया है गया है? एंजेला मर्केल को। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 5वां क्लब विश्व कप किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रबात मोरक्को में यह आयोजन हुआ, और फाइनल में सऊदी अरब के अल हिलाल को हराया है 5-3 से, और ये जीता है रियल मैड्रिड ने। हारा है सेकंड पे कौन रहा है? अल हिलाल। और मैड्रिड ने आखिरी बार 2018 में जीता था, उसके बाद
अब जीता है, वैसे पहले 14, 16, 17, 18 ये जीत चुका है। रसायन विज्ञान में वुल्फ पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किए गए। वैसे वुल्फ पुरस्कार के लिए 8 अलग अलग विजेता घोषित किए गए हैं। मेडिसिन, विज्ञान, कला, रसायन विज्ञान, नहीं मतलब विज्ञान और कला के क्षेत्र में देखा जाए तो मेडिसिन, रसायन, गणित, कला, कृषि, ये ऐसे दिया गया है। इजराइल का ये पुरस्कार है। मेन इसमें जानना जरूरी है भाई, ये तो ठीक है केमिस्ट्री वाला आपने पढ़ लिया, चुआन है, हिरोकी सुगा, जेफरी डब्ल्यू केली, इन्होंने प्राप्त किया है। ये 8 श्रेणियों में दिया गया। और ये पुरस्कार है कहाँ का, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। वुल्फ पुरस्कार ये इजराइल का है, 1978 से ये दिया जा रहा है। वैज्ञानिक और कलात्मक उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। $1,00,000 का मौद्रिक पुरस्कार इसमें दिया जाता है। चिकित्सा, कृषि, गणित, रसायन, भौतिकी, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला, इन श्रेणियों में ये दिया जाता है। 8 ये श्रेणियां हैं। पेंटिंग और मूर्तिकला एक में है, संगीत है, फिर वास्तुकला है और बाकी 5 ये, तो 8 श्रेणियों में ये दिया जाता है। रियाना बरनावी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला खगोल यात्री होंगी। ये किस देश से संबंधित है? रियाना बरनावी ये पहली महिला खगोल यात्री ये भेजेगा। अभी उस देश की ये पहली सऊदी अरब की होंगी, है ना। तो पहली महिला ये उस देश की होंगी, यहां पर उस देश की लगा लीजिएगा, इस प्रश्न को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। सऊदी अरब की पहली महिला होंगी, मतलब ये आप ऐसे कहिए कि सऊदी अरब की पहली महिला होंगी, वैसे नहीं, सऊदी अरब की। तो यहाँ पे देखिए उस देश की, इसको थोड़ा सा सही कीजिएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आपको जब पीडीएफ मिलेगा आपके कोर्स में तो ये सही करके दे दिया जाएगा। आप अगर बीओ की, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीओ मेंस तैयार कर रहे हैं, आरओ मेंस तैयार कर रहे हैं, पीसीएस मेंस की आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करिए, डिटेल लीजिए, जानकारी। और हमारे बहुत सारे फ्री कार्यक्रम, साथ साथ में कुछ हमारे पेड जो कार्यक्रम है उनका लाभ आप उठा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, 13 से 17 फरवरी 2023 तक आरबीआई के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका विषय क्या रखा गया है? तो इसका विषय है सही वित्तीय बर्ताव, करे आपका बचाव। एक ही विषय है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह हर साल आयोजित होता है। बांग्लादेश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार एकुशे पदक पुरस्कार दी गई किस श्रेणी में नहीं दिया जाता है? मुक्ति संग्राम में दिया जाता है, कला संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है, भाषा आंदोलन में योगदान के लिए दिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में ये नहीं दिया जाता है। बांग्लादेश का ये पुरस्कार है। इन श्रेणियों में 3 श्रेणियों में दिया जाता है, एक चौथी श्रेणी जो दी हुई है इसमें नहीं दिया जाता है। दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, 19 व्यक्ति और 2 संस्थाओं को अभी ये दिया गया है। समाज सेवा इसमें होता है। एक जो कैटेगरी है वो समाज सेवा है जिसमें इसको दिया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सबसे ज्यादा मेडल प्राप्त किए हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम्स महाराष्ट्र ने इसमें 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 55 ब्रोंज, 55 ये सिल्वर एंड ब्रोंज, नहीं 55 नहीं, ये 50 ब्रोंज, 50, 55, 56 इसके साथ प्रथम स्थान हासिल किया है। और हरियाणा जो है इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। इसके तो टोटल 161 पदक रहे, हरियाणा के 128 पदक रहे हैं, 41 इसमें गोल्ड थे। ठीक है। मध्य प्रदेश के द्वारा इसका आयोजन किया गया था इस बार। कहां पर? मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। अगला प्रश्न है, मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के किस क्रम के राष्ट्रपति बनेंगे? अभी तक बांग्लादेश में 21 राष्ट्रपति बन चुके हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो बनेंगे ये 22वें राष्ट्रपति बनेंगे। कौन से क्रम के राष्ट्रपति बनेंगे? 22वें। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू अवामी लीग द्वारा बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति घोषित किए गए, नामित किए गए हैं। और संसद में अवामी लीग के पास पूर्ण बहुमत है, 305 सीटें इसी के पास है, 350 टोटल वहां पे सीटें हैं। तो ये निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद अभी तक है वहां, तो अब्दुल हामिद की जगह ये ले लेंगे। 13 से 14 फरवरी 2023 को रिवर सिटी
अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो रिवर सिटी अलायंस की जो बैठक हुई है ये शहरी नदियों की कार्रवाई से रिलेटेड है, समग्र कार्रवाई से, उनकी स्वच्छता से। राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और ये आयोजित की गई है पुणे में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड किस संस्थान के छात्रों ने जीता है? तो ये जो अवार्ड है वो जीता है आईआईटी इंदौर के छात्रों ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ग्लोबल बेस्ट एम गॉव अवार्ड आईआईटी इंदौर के छात्रों ने ये जीता है। आईआईटी इंदौर के नियति टोटाला और नील कपेश कुमार पारिक, इनको ये अवार्ड दिया गया है। नियति टोटाला और नील कपेश कुमार पारिक, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ब्लॉकविल ऐप इन्होंने बनाया है। ये ब्लॉक चेन आधारित रसीद जनरेशन ऐप है। जो लेन देन होगा उसकी डिजिटल रसीद भी मिलेगी, ऐसा ऐप इन्होंने बनाया है। वैश्विक पहल MIIRA के संदर्भ में सत्य कथन पहचानिए। MIIRA का अर्थ मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजरा को लोकप्रिय बनाने के लिए ये मिशन चलाया गया है और इसका सचिवालय मुंबई में दिया हुआ है कि मुंबई में होगा। भारत में मिलेट्स की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए ये वैश्विक पहल शुरू की है और इसका जो सचिवालय है वो नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, न कि मुंबई में। मुंबई में नहीं होगा, ये नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका दुरुस्त हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। एयर इंडिया ने फ्रांस की एयरबस से कितने विमान हासिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये फ्रांस की एयरबस कंपनी है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एयरबस है कहाँ की, तो फ्रांस की। तो 250 विमान हासिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अभी मोदी जी की तरफ से नई दिल्ली और पेरिस के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी हुई है, मोदी जी ने ये हस्ताक्षर किए हैं, तो उसमें 250 ये शामिल हैं जिनको भारत खरीदेगा। भारत के लिए ये समझौता किया गया है। ललिता लाजमी का 90 वर्ष की आयु में 13 फरवरी 2023 को निधन हो गया। ललिता लाजमी का क्षेत्र कौन सा था? किस क्षेत्र से यह रिलेटेड है? चित्रकारी, अभिनय, गायन, नृत्य। तो इनका जो क्षेत्र है वो चित्रकारी है। ललिता लाजमी सुमेलित करने में आपसे पूछी जाएंगी चित्रकारी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो गुरुदत्त थे ना, फिल्म निर्माता गुरुदत्त, उनकी ये बहन थी। जल रंग कर्मी भी वो थी और आजादी के बाद के दशक में आधुनिक भारतीय महिला का स्त्रीत्व इतिहास इन्होंने बताया था जल रंग कर्म के माध्यम से। और साथ में अभी देखिए ये जो जावेद खान अमरोही थे बॉलीवुड अभिनेता, उनका भी निधन हुआ था। 2001 में जब लगान फिल्म आई थी तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अकादमी पुरस्कार में इनको भी नामांकित किया गया था, जावेद अमरोही को। तो 13 को इनकी डेथ हुई है और 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के दिन उनकी भी डेथ हुई है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। आगे के प्रश्न अगले सप्ताह में हम करेंगे। अभी 16-17 तक का ये कवर हो गया है फरवरी में, और फिर आगे के हम डिस्कस कर लेंगे और आपको वो मिल जाएंगे। आप हमारे कोर्सेज से जुड़ के अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। 12 बजे हमारा लाइव सेशन होता है सोमवार से मंगलवार तक। उसमें करंट अफेयर और जीएस हम डिस्कस करते हैं। उसमें आप सब लोग जरूर पार्टिसिपेट करें, अपने ज्ञान को जांचें और कुछ नया सीखें। बाकी हमारे करंट अफेयर, हमारे अन्य प्रोग्राम, इन सब चीज़ों का लाभ निरंतर उठाते रहें। कोई आपको जानकारी चाहिए तो 6307281212 और एक हमारा नंबर और है 7408281211। ये हमारा नंबर है, तो इस पर भी आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। एक नंबर ये दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।